सर तो देखो ना, वॉकआउट करके चले गया पूरा का पूरा विपक्ष, जिस पर किरण रिजिजू भी रिएक्ट कर रहे थे। और अगर ये कल पेश नहीं होता है, शायद इसीलिए, अगर कोई अड़चन आती, जैसे आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, शायद इसीलिए 4 अप्रैल का दिन भी रखा है सरकार ने। एक दिन फालतू शायद इसीलिए रखा गया कि एक दिन कर लें, कितने हंगामे करने, बिल ने तो पेश होना है। सर वो लोग जिनको लगता था कि 240 जीत कर बीजेपी तो हार गई और 99 पे जो विक्ट्री का साइन बना रहे थे सर, उनको लगता था कि बड़े कमजोर हो गए पीएम मोदी, आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहे हैं, कंधे झुकाकर चल रहे हैं। सर उनको तो अकल ठिकाने आ गई कि 240 अगर बीजेपी की आई है, 293 एनडीए की है, तो देखिए किस धड़ल्ले के साथ बिल आ रहा है। और सबको इस पर बात करने का पूरा मौका मिला है सर। ऐसा नहीं है कि बड़े चुपके चुपाते एक बिल लाकर रख दिया और उस पर बहस भी नहीं हो रही है। सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, फिर भी पेट में दर्द। वैसे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगे नहीं, तमाशा थोड़ा बहुत होगा, बयानबाजी होगी, लेकिन इनको पता है कि ये बिल नहीं रुकने वाला है, पास होने वाला है। लोकसभा में भी संख्या है मोदी सरकार के पास, और राज्यसभा में भी अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो दौर बीत गया जब 2014 और 2019 में दूसरे दलों का मुंह ताकना पड़ता था नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। अब तो राज्यसभा में भी वो लगभग बहुमत की स्थिति में है, और उस समय आप देखिए 370 हो, 3 तलाक विरोधी कानून हो, एनआईए के बिल में संशोधन करना हो, ऐसे ऐसे राष्ट्र हित से जुड़े हुए मुद्दों पर जगन मोहन रेड्डी का भी समर्थन मिल जाता था, नवीन बाबू का भी समर्थन मिल जाता था। तो उस दौर में जो एनडीए के घटक दल नहीं थे उनका भी समर्थन लेने में कामयाब हो जाते थे। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों कोई भी बिल तब इंट्रोड्यूस करते हैं, तब पेश करते हैं, जब ठोक बजा करके सारी तैयारियां पहले से ही की हुई होती है। सब बिल पेश करने से पहले, अभी 3 दिन पहले ही तो बिहार होकर के, पटना होकर के आए हैं अमित शाह। क्या करने गए थे भाई? नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करने ही गए थे, ठोक बजा करके उनको तैयार करने और समझाने ही गए थे कि आपके जो संशोधन हैं, जो सुझाव हैं, वो मान लिए हैं हमने। टीडीपी की तरफ से जो 2-3 सुझाव आए थे वो मान लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तैयार हैं सब। अब ये जो जनता दल के कुछ प्रवक्ता कुछ बयान दे रहे हैं, एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल पोस्चरिंग। ये भी राजनीति ही हो रही है, ये भी राजनीति हो रही है। केवल चूंकि जनता दल यू के साथ बिहार के मुसलमानों का एक वर्ग है जो लगातार खड़ा रहता है, बस उनको तुष्ट और संतुष्ट करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, वरना इनको भी किसी तरह की कोई परेशानी दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल पारित होने में कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं अंजू जी। सर और जैसे ओवैसी बोल रहे थे कि टीडीपी साथ आ जाए, जेडीयू साथ आ जाए, वरना मुसलमान तो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता इकरा हसन, वो भी इसी तरह का राग अलाप रही थी। आपको लगता है कि इनको पूरी उम्मीद थी कि वो इनकी तरफ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी इनको जोरदार झटका दिया? नहीं नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सबको पता है कि हैसियत क्या है, जमीन कितनी भुरभुरी है इनकी, और एक्चुअल में ये खड़े कहाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि कानून जो है वो सड़कों पर बनेंगे या संसद में बनेंगे। इन्होंने 3 कृषि कानून वापस कराने में महारत हासिल की थी उस समय, लेकिन वो समय बीत चुका है। काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। वो सारी ताकतें बेनकाब हो चुकी हैं। कहाँ से वित्त पोषण हो रहा था, देश के भीतर और देश के भीतर की कौन कौन सी ताकतें लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी, क्यों सरकार को और देश को मुसीबतों में झोंकने की साजिशें रची जा रही थी, ये सब अब पर्दाफाश हो चुका है। तो वो चीजें अब दोबारा होंगी नहीं, और ये सबको पता लग चुका है कि देश की जनता भी मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, इस सरकार के साथ खड़ी हुई है। तो ठीक है, आप बयानबाजी करिए,
जितनी बकैती करनी है आप करिए, लेकिन आप इससे आगे कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, जिस पर मैंने अभी एक प्रोग्राम भी किया है, योगी आदित्यनाथ का एक पीटीआई के साथ इंटरव्यू में देख रहा था। उनसे कुछ सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया था कि साहब, ये लोग कह रहे हैं कि कांवड़िए भी तो सड़कों से चल करके आते हैं, उन पर भी तो पुष्प वर्षा होती है, उनके लिए भी तो जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं सेवा के लिए, तो हम लोग अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसन है, वो तो आते ही पैदल हैं जल लेकर के, गंगा जल लेकर के। कोई बद्रीनाथ से चलता है, कोई ऋषिकेश से चलता है, कोई हरिद्वार से चलता है। और ये एक दशकों सदियों की परंपरा चली आ रही है कि वो पैदल चल करके ही आते हैं। और सड़क और पे चलेंगे। सड़कें पैदल चलने के लिए और व्हीकल्स के लिए ही है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, धार्मिक क्रियाओं के लिए नहीं है। और शहरों में आपके भी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता, तो आप कांवड़ियों का जिक्र क्यों कर रहे हो। बात यह है कि नमाज सड़क पर क्यों हो, जब मस्जिद और ईदगाह है तो फिर ईदगाह की और मस्जिद की क्या जरूरत है। तो एक वर्ग है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं और जो टकराव की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, समाज में एक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। उनकी डोर कहां कहां से जुड़ी हुई है ये भी अब किसी से दवा छिपा नहीं है। तो योगी जी ने ये कहा है कि 66 करोड़ सनातनी देश के अलग अलग राज्यों से और हिस्सों से और विदेशों से भी प्रयागराज पहुंचे। 45 दिन की कालावधि में उन्होंने गंगा मैया में पावन डुबकी लगाई और अपने गंतव्यों को लौट गए। कोई आगजनी नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सड़क जाम नहीं, किसी का अपहरण भी नहीं, किसी का रेप भी नहीं। उन्हीं से कुछ शिक्षा ले लो। 66 करोड़ लोग अगर शांति के साथ जाते हैं और शांति के साथ ही लौट जाते हैं, तो धार्मिक जो पर्व हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, जरा उनसे शिक्षा ले लो। तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह दिया है, बता दिया है। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बताया था कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वैध या अवैध उत्तर प्रदेश में ही है, और ये माना जाता है कि 70% से ज्यादा संपत्ति अवैध है, जिसके कोई कागज नहीं है, जिसके कोई दस्तावेज इनके पास नहीं है। तो वो तो अपना सरसों का तेल वेल लगा करके सोटा तैयार करके रखे हुए हैं कि भाई अगर कुछ उद्दंडता आपको दिखानी है तो आ जाओ। सर सर लेकिन आप ये देखिए कि अखिलेश क्या कह रहे हैं कि सरकार तो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, पूरा नियंत्रण करना चाहती है हर संस्था पर, इसीलिए देखिए वक्फ बोर्ड के साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन सर, अब जब ट्रांसपेरेंसी होगी, डिजिटलाइजेशन होगा, कम से कम उन लोगों को जो पीड़ित है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं, कम से कम वो तो राहत की सांस लेंगे कि उनकी कहीं सुनवाई होगी। कोई किसी दिन रात को आकर बोर्ड लगाकर ये तो नहीं कहेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, सही बात है भाई। पारदर्शिता से, डिजिटलीकरण से क्यों भाग रहे हो? मन में चोर है क्या? डकैती कर रखी है क्या? दूसरों की जमीन दबा रखी है क्या? और कब्जे कर रखे हैं क्या? उस जमीन से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं क्या? अगर ये सारे डर नहीं है मन में, तो फिर होने दो ना पारदर्शी उसको, पूरी प्रक्रिया को निगमित होने दो उसको, और सबको पता लगने दो किस वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन, सब पता लगने दो। और अगर किसी को कोई शिकायत है, जिसको पहले महरूम किया गया था, शिकायतों से वंचित कर दिया गया था कि आप किसी कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल नहीं कर सकते, नहीं मांग सकते, बस इतना ही किया जा रहा है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी संपत्ति को जबरन कब्जाया गया है, बिना दस्तावेजों के वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है,
तो उसके लिए वो कोर्ट कचहरी में जा सकें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकें। तो ये व्यवस्था अगर हो रही है, और अगर आपने गलत कब्जा रखी है, भाई उसको तो छोड़ना पड़ेगा, उसको तो छोड़ना पड़ेगा। या तो दस्तावेज दिखाओ, और नहीं तो कागज उसको, नहीं तो दिखाओ, उसको छोड़ दो। बस यही तो संकट है, संकट यही है। अच्छा, जिनके कब्जे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम टोपीधारी हैं, गोल टोपीधारी लोग हैं, उनके कब्जे हैं, इनके पेट में दर्द इसीलिए है। और जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, जिनको इनकी वोट चाहिए, या वो परेशान है। देश में और कोई परेशान नहीं। देश की सब अधिकांश जनता तो ये चाहती है कि हर सिस्टम पारदर्शी हो जाए, पता लग जाए कौन गलत है और कौन सही है।